हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कल हम पिछले वीडियो में पढ़े थे गॉस प्रमेय और उसका फार्मूला का डेरिवेशन किए थे। आज गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग में हम उसका पहला पार्ट लेकर आए हैं, आवेश के अनंत लंबाई के सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो पूरा इसका जो आपका इंट्रोडक्शन है, जो इसका आंसर लिखने का जो स्वरूप है, जो हम शब्दों में लिखते हैं, उसको आप तब अच्छा लिख पाते हैं जब इससे संबंधित डायग्राम का जो कॉन्सेप्ट है आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो। तो सबसे पहले हम इसका डायग्राम बनाते हैं, उसके बाद इस स्वरूप को बड़ी आसानी से लिखा जा सकता है। तो चलिए देखिए कि एक जो है आवेश के अनंत लंबाई का आवेश का एक हम तार ले लेते हैं जिसका नाम दे देते हैं हम L। ठीक है, अब ये जो है एक समान आवेश से आवेशित है, ये बात क्लियर है। एक समान आवेश से ये आवेशित है, क्योंकि एक आवेश के अनंत लंबाई का एक तार है और गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं, और गॉस प्रमेय जो है बंद पृष्ठ के लिए ही लागू होता है। इसमें मान लेते हैं कि स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, और यही जो है विद्युत बल रेखाओं की दिशा है। ये विद्युत बल रेखाओं की दिशा है, ठीक है। और इससे इस तार से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जहां पास आपको क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो करेंगे क्या कि इस बेलन को अक्ष मानकर स्मॉल r त्रिज्या और स्मॉल l लंबाई का एक बेलन की कल्पना आप करेंगे जो बंद गॉसीय पृष्ठ के तरह कार्य करता है। तो मैं एक बेलन की कल्पना कर रहा हूं, ठीक है, मैं एक बेलन की कल्पना कर रहा हूं जो बिंदु P से होकर गुजरेगा। ये हो गया, ठीक है, ये हो गया। ये एक बेलन की कल्पना की जा रही है जो एक बंद गॉसीय पृष्ठ के तरह कार्य करेगा। ठीक है, ठीक है, डायग्राम और अच्छा से आप बनाने सीखिएगा। ये हो गया डायग्राम, एक बेलन की कल्पना कर लिए जो एक समान धन आवेश से आवेशित है। ठीक है, ये अब डायग्राम आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। अब बेलन जो है, बेलन का जब आप अध्ययन करते हैं तो बेलन को आप देखते हैं कि 3 पृष्ठ उसमें अक्सर रहता है। अगर ये बेलनाकार कोई वस्तु है तो ये वाला सामने वाला जो पार्ट है ये वृत्तीय भाग होगा, ये वृत्तीय भाग होगा, और ये वाला जो है जिस पर मेरी जो फिंगर है मूव कर रही हैं उसको क्या बोलते हैं, वक्रीय पृष्ठ बोलते हैं। तो ये जो हो गया बेलन का एक वक्रीय पृष्ठ, जो वृत्तीय पृष्ठ क्या हो गया S1, और दूसरा वृत्तीय पृष्ठ क्या हो गया S2, और तीसरा जो पृष्ठ है ये वक्रीय पृष्ठ जो है, जो कर्व सरफेस है, वो क्या हो गया S3। तो ये हो गया सर्कुलर सरफेस, ये हो गया सर्कुलर सरफेस S1 S2, और ये हो गया कर्व सरफेस S3। ठीक है, तो जब इतना कर लेते हैं, इतना आपके माइंड में है, इतना कॉन्सेप्ट है, तब आप क्या लिखते हैं कि माना कि आवेश के अनंत लंबाई का एक सीधा तार L है जिसका रैखिक आवेश घनत्व लेमडा कूलाम मीटर है। तार से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जहां पास आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अतः तार L को अक्ष मानकर स्मॉल r त्रिज्या और इस स्मॉल l लंबाई के एक बेलन की कल्पना करते हैं जो एक बंद गॉसीय पृष्ठ के तरह कार्य करता है। इतना बात एकदम क्लियर है, ठीक है। जब इतना बात क्लियर हो जाता है तब आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है। अब इसमें एक चीज और देखिएगा, इसमें लिखा है कि जिसका रैखिक आवेश घनत्व लेमडा कूलाम मीटर है। लेमडा कूलाम मीटर रैखिक आवेश घनत्व क्या होता है कि प्रति किसी मतलब जो रेखीय आकृति की कोई वस्तु है तो उसके प्रति एकांक लंबाई पर जितनी आवेश की मात्रा है उसी को हम क्या बोलते हैं, रैखिक आवेश घनत्व बोलते हैं। मतलब पर यूनिट पर मीटर या पर यूनिट लेंथ में जो चार्ज है ना, उसी को आप क्या कहते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलते हैं, रैखिक आवेश घनत्व बोलते हैं। ठीक है, तो देखिएगा आगे क्या हो जाएगा, आगे हम आगे बढ़ते हैं। इतना कोई स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिएगा, एक फार्मूला यहाँ से आप निकाल सकते हैं कि यदि आपका जो आवेश है लेमडा है तो यहाँ पास जो लेमडा का फार्मूला जो हो जाएगा Q इंटू एल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, Q इंटू एल हो जाएगा। इतना बात क्लियर है। और Q जो है ये आवेश की मात्रा है, क्या है, आवेश की मात्रा है, जहाँ Q जो है आवेश की मात्रा है। लेमडा जो है Q बाई क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। जो हम डेफिनेशन बताए थे कि प्रति एकांक लंबाई में आवेश की मात्रा को हम क्या बोलते हैं, आवेश घनत्व बोलते हैं, जहाँ Q जो है आवेश की क्या है, मात्रा है, आवेश की
मात्रा है। ठीक है, ये बात क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसको स्क्रीनशॉट ले लिए हैं तो इसको अब डिलीट कर देते हैं। आगे देखिए, आगे देखिए, गौर से नजरें जमाए रहिए, पूरा ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। यह बेलन क्योंकि बेलन को 3 पृष्ठों में वर्गीकृत या नामांकित लिखिए, पृष्ठों में नामांकित कर सकते हैं। S1 S2 वृत्तीय तथा S3 वक्रीय पृष्ठ। अतः वृत्तीय पृष्ठ S1 व S2 से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स के कैलकुलेशन के लिए आपके पास फार्मूला है, वो आप जानते हैं, फाई E इक्वल टू EDS cos थीटा, है ना। तो फ्लक्स सूत्र फाई E बराबर EDS cos थीटा से। तो एक एक बिंदु को हम बड़े डिटेल से, बड़े आराम से पढ़ते हैं तो आपको टोटली चीज समझ में आ जाएगा। तो वृत्तीय पृष्ठ S1 से गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स हो जाएगा, S1 से गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स हो जाएगा, आप देखेंगे क्या हो जाएगा, फाई E S1 से गुजर रहा है तो यहाँ पास S1 लिख दीजिए, और यहाँ पास लिखिए EDS1 cos। अब एंगल कितना लिया जाए तो देखिएगा, S1 जो ये बेलन का जो भाग है, जो सर्कुलर सरफेस है, वो जो है ये अर्थ के हॉरिजॉन्टल है, मतलब समानांतर है। समानांतर तो प्लेन है, सरफेस है, लेकिन इसका जो अभिलंब है वो ये है। तो जो हम यहाँ एंगल लेते हैं वो हम किसका एंगल लेते हैं, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस और जो सरफेस लिए हैं उसके अभिलंब का। तो जब इसके ये जो सरफेस लिए हैं, ये जो जनरली क्या है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस के क्या है, पैरेलल है, समानांतर है, लेकिन उसका जो अभिलंब है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, cos 90, और cos 90 का वैल्यू आप जानते हैं कि cos 90 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, फाई ES1 इक्वल टू हो जाएगा EDS1 इंटू क्या हो जाएगा, 0। और जब इसको ऐसा करेंगे फाई ES1 तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, टोटल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी प्रकार, ठीक है, यहां से आगे बढ़े, लिख लेते हैं एक लाइन और। इसी प्रकार पृष्ठ S2 से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, गौर से देखिएगा, इसी प्रकार, तो इसी प्रकार हो जाएगा यहां तक। अच्छा, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आगे देखिए, आगे देखिए। तो इसी प्रकार S2 से गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, फाई ES2, और यहां भी क्या हो जाएगा, EDS2, और यहाँ के कॉस के साथ क्या आएगा, गौर कीजिएगा। अब चूंकि S2 भी जो क्या है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, विद्युत बल रेखाओं के पैरेलल है, समानांतर है, लेकिन इसका जो अभिलंब रेखा है उसके साथ इसका भी जो एंगल है वो कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का है। तो यहाँ भी क्या लिखा जाएगा प्यारे बच्चों, cos 90 डिग्री। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, फाई ES2
EDS2 और गुणे में क्या हो जाएगा, cos 90 का वैल्यू 0, तो फाई ES2 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि बेलन के दोनों वृत्तीय पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स कितना है, 0 है। तो यहाँ पास एक लाइन आप बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। नीचे वाले का तो स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, इसको पूरा आप डिलीट कर देते हैं। ठीक है, अतः या चूंकि लिख दीजिए, चूंकि पृष्ठ S1 व S2 विद्युत बल रेखाओं या विद्युत क्षेत्र क्या है, समानांतर है। पृष्ठ तो समानांतर है ना, उसके अभिलंब के साथ कोण लिया जाता है, रेखाओं के समांतर है, अतः गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होगा, 0 होगा। विद्युत फ्लक्स 0 होगा। अब पृष्ठ, कौन सा पृष्ठ, S3 वक्रीय पृष्ठ है। S3 के अल्पखंड से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, गौर कीजिएगा, विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, सेम वही फार्मूला लगाएंगे हम फार्मूला लगाएंगे फाई ई बराबर EDS3 और ये कॉस। इस बार एंगल कितना लेंगे कि वक्रीय पृष्ठ क्या है, विद्युत बल रेखाओं के अभिलंबवत जरूर है, लेकिन इसका जो अभिलंब लाइन है वो ये होगा। तो अभिलंब लाइन और विद्युत बल रेखाओं का बीच का कोण कितने डिग्री का होगा, 0 डिग्री का होगा, क्योंकि दोनों रेखाएं क्या है, पैरेलल है। उसका वक्रीय पृष्ठ का अभिलंब लाइन, परपेंडिकुलर लाइन और जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस है वो क्या है, पैरेलल है। तो वहां पास इसका एंगल कितना हो जाएगा, cos 0। और cos 0 का वैल्यू आप जानते हैं, कहाँ कहाँ पढ़े हैं, हाई स्कूल में पढ़े हैं और पिछले कक्षा 11वीं में भी आप पढ़े हैं। तो यहाँ पास जो हो जाएगा, अब चूंकि छोटे खंड का बात कर रहा है तो छोटा डी भी लगा देते हैं, D5। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, EDS3। क्लियर हो गया है बात। यहाँ का आप ले लीजिए फोटो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, आगे देखिए, गौर से देखिए, एकदम इजी हो जाएगा। इसके बाद इस प्रकार संपूर्ण वृत्तीय पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, तो छोटे अल्पखंड से गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स है उसी का आप समाकलन कर दीजिए। तो जितना भी वक्रीय पृष्ठ से विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी, अर्थात जो भी विद्युत फ्लक्स होगा वो सारे का कैलकुलेशन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, फाई ई समाकलन डी फाई ई। ठीक है, तो समाकलन कर दिए हैं, तो आगे हो जाएगा डी फाई ई का वैल्यू हो जाएगा EDS3। समाकलन उन्हीं का निकलता है जिनका मान बदलते रहता है, जो चर राशि हैं, जो वेरिएबल हैं, नॉन वेरिएबल का नहीं निकलता है। तो फाई इक्वल टू हो जाएगा E और समाकलन हो जाएगा आपका DS3। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, आगे देखिए क्या हो जाएगा। जब DS3 का जब समाकलन होगा तो पूरा बेलन के वक्रीय पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, DS3 बराबर बेलन का वक्र पृष्ठ, क्या हो जाएगा, बेलन का वक्र पृष्ठ, मतलब सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, और उसका फार्मूला होता है 2πRL क्लास 10th। ठीक है, तब हम यहाँ पास क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, फाई ई इक्वल टू ई और इसका वैल्यू हो जाएगा
2πr_l इतना का स्क्रीनशॉट आप ले लें, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे देखिए, आगे देखिए, आगे देखिए। परंतु गॉस प्रमेय से याद आया, गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग आप पढ़ रहे हैं तो गॉस प्रमेय मालूम होना चाहिए। मालूम नहीं है तो प्ले लिस्ट में जाइए, गॉस प्रमेय और उसके डेरिवेशन को देखिए। तो क्या हो जाता है, फाई ई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन जीरो, जहाँ एप्सिलॉन जीरो जो है निर्वात की विद्युतशीलता है, निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक है, विद्युतशीलता हो गया। तो आगे देखिएगा, एप्सिलॉन जीरो बराबर क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन जीरो, यहाँ इसके जगह क्या हम लिख देंगे, क्यू बाई एप्सिलॉन जीरो। तो आगे क्या हो जाएगा, E2πr_l, ई को अपने जगह रखिए तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका गुणा हो जाएगा यहाँ, तो इसका गुणा यहाँ हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, Q2πr_l, और ये क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन जीरो। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब थोड़ा सा देखिए, जब प्रस्तावना लिखे थे तो एक फार्मूला वहां लिखे थे, लेमडा बराबर क्यू बाई एल। प्रति एकांक लंबाई में आवेश की मात्रा को रैखिक आवेश घनत्व लेमडा कहा जाता है। तो यहाँ क्यू बाई एल दिख रहा है, तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ई बराबर लेमडा बटे 2πr, और ये हो जाएगा एप्सिलॉन जीरो। इस तरीके से अनंत लंबाई के सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र के तीव्रता का व्यंजक का स्थापना हम कर लिए हैं, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, अगले वीडियो में गॉस प्रमेय के अगला अनुप्रयोग लेकर आएंगे। अगर ये वीडियो आपके लिए उपयोगी है तो जरूर अंसारी एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। ठीक है, धन्यवाद।